हेलो फ्रेंड्स, निम्बस एकेडमी फॉर आईएएस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि एनसीईआरटी साइंस की 6th क्लास जो है वो हमने स्टार्ट किया हुआ है और उसमें अभी तक 9 चैप्टर हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम चैप्टर नंबर 10 और 11 की बात करेंगे। बेसिक आइडिया हम ले रहे हैं कि उस चैप्टर के अंदर जो है ऐसा कौन सा कोर आइडिया क्या है और क्या इंफॉर्मेशन हो सकती है जो हमारे एग्जामिनेशन के लिए मस्ट है। स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 10। स्टूडेंट्स, यहाँ पे मोशन एंड मेजरमेंट ऑफ द डिस्टेंस की बात की गई है, यानी कि ये जो चैप्टर नंबर 10 है ये आपको बेसिक सा आइडिया देता है अबाउट द मोशंस और बेसिक सा आइडिया देता है ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम का कैसा हम लोग यूज करते थे और क्यों जरूरी होता है हम लोगों को किसी एक पर्टिकुलर लेंथ या डिस्टेंस को मेजर करना, कैसे उसको मेजर किया जाता है। और यहीं पे हल्का छोटा सा कॉन्सेप्ट आता है हमारे पास स्टैंडर्ड यूनिट का। ठीक है, तो यहाँ पे आपने याद रखना है। तो जनरली हम लोग जो एसआई यूनिट्स बोलते हैं उसका भी छोटा सा कॉन्सेप्ट मिलता है। तो ये कोर आइडिया है इस चैप्टर का, इसमें जानेंगे क्या कुछ इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे कहता है कि जब आप 19th सेंचुरी के आसपास की बात करते हैं तो उस समय पे लोग जो थे दे डिपेंड ऑन द एनिमल्स, बोट, शिप टू द ट्रांसपोर्ट फ्रॉम द वन प्लेस टू द अनदर। लेकिन फिर समय के साथ समय बदला फ्रेंड्स, और समय के साथ जो है ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम जो है वो भी चेंज हुआ और 1900 के आसपास जो है हम लोग यहाँ पे एरोप्लेन की डेवलपमेंट भी देखते हैं। फिर 20th सेंचुरी में हम देखते हैं कि इलेक्ट्रिकल ट्रेन्स, मोनोरेल्स, सुपरसोनिक एरोप्लेन्स, स्पेसक्राफ्ट्स ये हमारे इस ट्रांसपोर्टेशन का हिस्सा बने। इन्होंने हमारी ट्रांसपोर्टेशन में कंट्रीब्यूट किया। यानी कि यहाँ पे आप एक चीज देख पा रहे हैं कि कोई भी पर्टिकुलर जो ट्रांसपोर्टेशन मोड है उसमें एक मोशन आप लोगों को देखने को मिलता है। इसी मोशन की आगे वो चर्चा आप लोगों के साथ जो है यहाँ पे करता है। उसके बाद आप लोगों को ये बताया गया है कि कैसे आप लोग ये डिसाइड करते हैं कि मुझे किसी पर्टिकुलर रीजन के ऊपर अगर हम लोगों को विजिट करना है या जाना है तो कैसे हम डिसाइड करते हैं कि कौन सा मोड ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन जो है वो एक्चुअली में हम लोगों को यूज करना है। ठीक है, क्योंकि इसमें देखेंगे तो क्वेश्चन यहीं से अराइज होता है कि हाउ डिड पीपल नो हाउ फॉर दे हैव ट्रेवल्ड। तो यानी कि यहीं से पता चलता है कि कैसे आपको पता, जैसे फॉर एग्जांपल स्कूल का एग्जांपल दिया है, कैसे आपको पता होता है कि आपके स्कूल में अगर आपको जाना है तो आपको पैदल जाना है या बस, रिक्शा, ट्रेन, कुछ ऐसा जो है आप लोगों को ट्रांसपोर्टेशन मोड यूज करना पड़ेगा। यहीं पे निकलता है कॉन्सेप्ट डिस्टेंस का। यानी कि यहाँ पे ये बताता है फ्रेंड्स दैट इट इज ऑफन इंपॉर्टेंट टू नो हाउ फार अ प्लेस इज so that we can have an idea how we are going to reach that place. Walk, take a bus or a train, a ship or an aeroplane. तो यहाँ पे मेजरमेंट का कॉन्सेप्ट आता है। ठीक है, तो हमें ये पता होना चाहिए कि कैसे हम लोगों ने फिर वहां पे ट्रैवल करना है। तो इसी मेजरमेंट को अंडरस्टैंड, यहाँ पे एक अंडरस्टैंडिंग से बिल्डअप करने के लिए फिर हम लोगों को यहाँ पे ये मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन जो है वो एक्चुअली में हम लोगों को यहाँ पे बताया हुआ है। देखो स्टूडेंट्स, मेजरमेंट के लिए यहाँ पे इस चैप्टर में जो आपको बताया है वो ये कहा है कि अगर आप पुराने समय में देखेंगे तो लोग अक्सर मेजरमेंट को यूज करने के लिए कई टूल्स यूज करते थे। उन टूल्स में जनरली आप देखेंगे तो जो पाँव होते हैं उनको भी यूज किया जाता है और जनरली हैंड स्पैन जो होते थे उसको भी जनरली यूज किया जाता था। यानी कि फुट जो हुआ करता था, अ काइंड ऑफ यूनिट ऑफ लेंथ उस टाइम पे हुआ करती थी। और उसके साथ ये कहता है कि आप हैंड स्पैन जो होता है उसको भी लेंथ को मेजर करने के लिए जो है जनरली हम लोग क्या करते हैं, उसको भी यहाँ पे यूज करते हैं। राइट, तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि वी सी दैट कि मेजरमेंट मींस द कंपैरिजन। यहाँ पे डिफाइन करने की कोशिश कर रहा है कि मेजरमेंट फिर क्या है। तो मेजरमेंट के लिए आप लोगों को यह बताया गया है कि मेजरमेंट का सिंपल सा मतलब है कि कोई एक अननोन क्वांटिटी है, उस अननोन क्वांटिटी को किसी नोन क्वांटिटी के साथ आप मेजर कर रहे हैं, उसको मेजरमेंट जो है वो एक्चुअली में कहते हैं। और इसी मेजरमेंट में जो है हम लोग जनरली बहुत सारे टूल्स यूज करते थे। पहले हम जैसे फुट हो गया, हमारे यू कैन से हैंड स्पैन्स हो गया, यार्न ऑफ क्लॉथ हो गया, कपड़े के पीसीस हो गए, उनको हम लोग यूज करते थे। राइट, एल्बो की लेंथ जो है उसको जनरली यूज किया जाता था, आर्म्स लेंथ जो है एल्बो तक की उसको यूज किया जाता था। ये सारे मोड ऑफ मेजरमेंट जो है वो एक्चुअली में हमारे पास यहाँ पे हुआ करते थे। तो यहाँ पे मेजरमेंट के बारे में आपको आइडिया दिया गया है और ये कहा गया है कि जब आप मेजरमेंट की बात करते हैं तो इसका सिंपल सा मतलब ये है कि कोई फिक्स्ड क्वांटिटी जो होती है, इस मेजरमेंट में कोई एक फिक्स्ड क्वांटिटी होगी। जैसे अगर आप अपने हैंड स्पैन से किसी को यूज कर रहे हैं तो हैंड स्पैन इज द फिक्स्ड क्वांटिटी। राइट, अब कितने हैंड स्पैन हैं तो एक न्यूमेरिक वैल्यू उसमें आ जाएगी और फिर उसको मेजरमेंट के तौर पे हम देखते हैं। तो इसलिए यहाँ पे कहा गया है
कि जो मेजरमेंट होती है वो एक्सप्रेस की जाती है एक्चुअली में दो पार्ट में, एक उसमें न्यूमेरिक या फिर एक नंबर होता है और दूसरा जो है वो यूनिट होती है उस मेजरमेंट की। यानी कि अगर मैं इस टेबल, कोई भी टेबल है, उस टेबल की मेजरमेंट अगर मैं करूंगा और मेरे यहाँ पे 12 हैंड स्पैन है, तो इसका मतलब 12 जो है इट इज द एक्चुअली न्यूमेरिक वैल्यू और यूनिट ऑफ दैट पर्टिकुलर टेबल हो जाएगी हैंड स्पैन। तो इसलिए आप देखेंगे तो मेजरमेंट जनरली दो पार्ट्स में जो है वो एक्सप्रेस यहाँ पे की जाती है। देखो अब यहाँ पे बताने की कोशिश आपको की गई है, मैं आगे इस चीज को मेंशन करता हूं कि जब आप लोग देखेंगे तो स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ द मेजरमेंट की तो होता क्या था जनरली, जैसे यहाँ पे आपको बताया गया था कि एक क्यूबिट एज अ लेंथ फ्रॉम द एल्बो जो है टू द फिंगर टिप, it was used in the ancient Egypt and was also accepted as the unit of the length in the other part of the world also. The people also used the foot as a unit of the length in different part of the world. The people measured a yard of the cloth by the distance between the end of the outstretched arm and their chin. तो इस तरह के बहुत सारे मेथड जो थे वो जनरली इस मेजरमेंट के लिए यूज किए जाते थे लोगों के द्वारा। लेकिन प्रॉब्लम क्या थी? प्रॉब्लम ये थी स्टूडेंट्स कि यहाँ पे एक कंफ्यूजन जो है एक्चुअली में इस मेजरमेंट में अराउज होता था। क्यों? क्योंकि देखो क्या हो सकता है कि जो फुट की लेंथ है वो पर्सन टू पर्सन वेरी कर सकती है, यान है वो भी पर्सन टू पर्सन वेरी कर, या फिर हैंड स्पैन है वो पर्सन टू पर्सन वेरी कर सकता है। तो मेजरमेंट में जो है कहीं ना कहीं वेरिएशन हम लोगों को देखने को मिलती है और इसी चीज को जो है नजर रखते हुए 1790s में अगर आप देखें तो फ्रेंच ने क्रिएट किया एक स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट जिसको कहा गया मेट्रिक सिस्टम। तो फॉर द सेक ऑफ द यूनिफॉर्मिटी, तो जो साइंटिस्ट थे ऑल ओवर द वर्ल्ड दे हैव एक्सेप्टेड अ सेट ऑफ द स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ द मेजरमेंट और सिस्टम ऑफ यूनिट नाउ यूज्ड इज नोन एज द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ द यूनिट, एसआई यूनिट जिसे आप लोग कहते हैं। और लेंथ के लिए जो एसआई यूनिट है वो एक्चुअली में मीटर है और अब ये मीटर जो है ये एसआई यूनिट है तो लेंथ को मेजर करने के लिए वी हैव अ यूनिट। अब इस यूनिट को जो है हम अलग अलग डिस्टेंस मेजर करने के लिए जनरली, अब हमने छोटी सी चीज को अगर मेजर करना है तो वी विल बाइफरकेट दिस मीटर इनटू द अलग जो डिफरेंट पार्ट्स हैं उनमें, और बहुत लंबी अगर हमने लेंथ को मेजर करना है तो मीटर्स को फिर वी विल कन्वर्ट इनटू द वेरी लॉन्ग पर्टिकुलर यूनिट। जैसे फॉर एग्जांपल एक मीटर जो है इट इज डिवाइडेड देन इनटू द 100 इक्वल डिवीजन जिसको सेंटीमीटर कहा, और एक सेंटीमीटर ईच सेंटीमीटर देन 10 इक्वल डिवीजन उसके किए जिसको मिलीमीटर कहा, ताकि हम छोटी से छोटी यूनिट को भी मेजर कर सके। और जब लार्ज डिस्टेंस की बात आती थी तो हमने मीटर जो है कन्वीनियंट वे तो नहीं था, तो इसलिए वी डिफाइंड द लार्जर यूनिट ऑफ द लेंथ जिसको किलोमीटर कहा गया। बट ऐसा यूनिट जो है यानी कि स्टैंडर्ड यूनिट जो लेंथ की है वो एक्चुअली में मीटर आपको देखने को मिलती थी। ठीक है, तो यहां पे आप लोगों को एक कंसेप्ट या बेसिक सा आइडिया दिया गया है इसमें मेजरमेंट का। अब मेजरमेंट के या कुछ स्टाइल आपको बताए गए हैं वो जनरली आपने नहीं देखना है। अब यहाँ पे ये कहता है कि देखो स्ट्रेट लाइन को अगर आपने मेजर करना है तो यस आप लोग यहाँ पे मीट्रिक स्केल यूज कर सकते हैं, लेकिन कर्व्ड लाइन जो है वी कैन नॉट मेजर द लेंथ ऑफ अ कर्व्ड लाइन डायरेक्टली बाय यूजिंग अ मीट्रिक स्केल, इसके थ्रू हम उसको नहीं कर सकते। उसके लिए हम लोगों को कहीं ना कहीं अलग मेथड जो है वो यहाँ पे अप्लाई करना होता है। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे आप लोगों को ये सिंपल सा बात बताता है कि वी सेड दैट वी नीड अ लॉट ऑफ केयर to ensure that we are measuring a distance and the length correctly, and we need some standard units and devices with which we measure this distance and can convey our result to the others। तो यहाँ सिंपल सा आप लोगों को एक्चुअली में बताया गया है। तो मेजरमेंट यानी कि डिस्टेंस के बारे में जो है आपको बताया गया है कि कैसे हम लोग मेजरमेंट जो है वो एक्चुअली में करते हैं। पहले कैसे करते थे, अब हम स्टैंडर्ड यूनिट का यूज करते हैं। तो ये बड़े आने वाली क्लासेस में हमारे लिए काम आने वाली चीजें हैं। दूसरा कॉन्सेप्ट इस चैप्टर का है एक्चुअली में मोशन के ऊपर। तो मोशन जो है जनरली 3 तरह से यहाँ पे बताया गया है, उसके बारे में आप लोगों को जो है यहाँ पे जानना है। यहाँ पे आप लोगों को ये क्वेश्चन पूछ के जो है वो बताता है कि हाउ डिड यू डिसाइड वेदर एन ऑब्जेक्ट इज इन द मोशन और एट रेस्ट। तो यहाँ पे कहता है कि यू माइट हैव नोटिस दैट द वर्ड इज नॉट एट द सेम प्लेस आफ्टर सम टाइम व्हाइल द टेबल इज एट द सेम प्लेस। यानी कि 2 एग्जाम्पल के थ्रू समझाने की कोशिश आप लोगों को यहाँ पे की गई है कि जब आप देखें तो एक वर्ड जो है वो मूव करता रहता है, लेकिन जो चेयर होती है वो एक्चुअली में अपने ही स्थान पे रहती है। तो मोशन के लिए इन्होंने डिफाइन किया है कि मोशन का सिंपल सा मतलब है अकॉर्डिंग टू दिस कि सम काइंड ऑफ द चेंज इन द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद टाइम, यानी कि समय के साथ
किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन जब चेंज होती है उसको हम जनरली क्या बोलते हैं, मोशन बोलते हैं। मोशन तीन तरह के जनरली यहाँ पे बताए गए हैं। पहला जो मोशन फ्रेंड्स आपको यहाँ पे बताया गया है, जब ऑब्जेक्ट जो है स्ट्रेट लाइन में मूव करता है तो उसको जनरली रेक्टिलिनियर मोशन कहते हैं। स्ट्रेट मोशन को रेक्टिलिनियर मोशन जो है वो कहा जाता है। और वहीं दूसरा, अगर द डिस्टेंस ऑफ द स्टोन फ्रॉम योर हैंड रिमेन द सेम, यानी कि यहाँ पे बताया गया है कि देयर इज अ सर्कुलर मोशन, जिसमें क्या होगा कि एक पाइवोटेड पॉइंट होगा और उस पाइवोटेड पॉइंट से जो मोशन का जो डिस्टेंस होगा अगर सेम रहता है सर्कुलर पाथ में तो उसको जनरली सर्कुलर मोशन कहते हैं। जिसके कुछ एग्जांपल्स आप लोगों को यहाँ पे दिया गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दिस इज अ काइंड ऑफ स्ट्रेट मोशन। इलेक्ट्रिक फैन जब घूमता है ऑब्वियसली तो वो एक सर्कुलर मोशन हो जाता है। और यहाँ पे ही आप लोगों को ये भी बताया गया है कि समटाइम क्या होता है कि जब ऑब्जेक्ट जो है वो रिपीट करता है अपना मोशन आफ्टर सम टाइम, तो इस तरह के मोशन को पीरियोडिक मोशन कहते हैं। तीन मोशन बताए गए हैं, रेक्टिलिनियर, सर्कुलर और पीरियोडिक मोशन होता है। पेंडुलम एक एग्जांपल है पीरियोडिक मोशन का। क्यों? क्योंकि ये रिपीट करता है अपना मोशन आफ्टर सम टाइम। तो कुछ एग्जांपल्स ध्यान रखने हैं, डायरेक्टली आपके एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं। जैसे अ ब्रांच ऑफ द ट्री मूविंग टू एंड फ्रो मोशन जब उसका होता है वो भी पीरियोडिक मोशन है। मोशन ऑफ ए चाइल्ड ऑन अ स्विंग वो भी एक पीरियोडिक मोशन है। द स्ट्रिंग ऑफ अ गिटार ऑफ अ मेम्ब्रेन ऑफ द ड्रम और द तबला बीइंग प्लेड जब बजाते हैं तो वो भी एक पीरियोडिक मोशन जो है वो कहलाता है, क्योंकि ऑब्जेक्ट और अ पार्ट ऑफ इट्स रिपीट इट्स मोशन आफ्टर अ फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम तो उसको जनरली हम लोग पीरियोडिक मोशन कहते हैं। तो तीन तरह के मोशन जो है वो बताए हैं। फिर आपको ये बताया गया है फ्रेंड्स कि जो मोशन होता है कुछ एक बॉडीज में कॉम्बिनेशन ऑफ मोशन भी आपको जनरली मिल जाता है। तो जैसे फॉर एग्जांपल बॉल इज रोलिंग ऑन द ग्राउंड, तो इसमें जनरली आपको क्या मिलेगा, एक तो रोटेशनल मोशन भी, सर्कुलर मोशन भी है और रेक्टिलिनियर मोशन भी आप लोगों को देखने को मिलता है। तो ये चैप्टर जो है वो दो चीजों से डील करता है, एक तो मेजरमेंट का बेसिक सा कॉन्सेप्ट और दूसरा मोशन के बारे में आपको बेसिक सा कॉन्सेप्ट जो है वो बताया है। और इसमें कहा गया है कि वी सॉ दैट द मोशन इज अ चेंज इन द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद द टाइम and the change in this position can be determined through the distance measurement। इसलिए distance को measure करना है यहाँ पे आपको बताया। and this allow us to know how fast or slow a motion is। तो इसलिए मोशन को मेजर करने के लिए हमें डिस्टेंस का पता होना चाहिए और ये कहता है कि यस कितना फास्ट और स्लो है, उससे फिर हम यहाँ पे आइडिया लगा सकते हैं। तो इफ वी समराइज दिस चैप्टर तो यहाँ पे आपको दो तीन चीजें देखने को मिलती है। That different mode of transport are used to go from one place to another। In ancient times, the people used length of the foot, the width of the finger, the distance of a step as a unit of measurement। लेकिन इसकी वजह से confusion arise होता था, तो इसलिए we develop a uniform system of measurement और उसको हम लोग कहते हैं International System of Unit SI। This is accepted by all over the world। Meter is the unit of the length in SI units और मोशन स्ट्रेट लाइन में उसको रेक्टिलिनियर कहते हैं। इन अ सर्कुलर मोशन एन ऑब्जेक्ट मूव सच दैट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट रिमेन द सेम, सर्कुलर मोशन। और मोशन दैट रिपीट इटसेल्फ आफ्टर सम पीरियड ऑफ टाइम इज कॉल्ड पीरियोडिक मोशन। तो ये 10th चैप्टर जो है वो सिर्फ इस कॉन्सेप्ट से डील करता है। नाउ कम टू द नेक्स्ट और बात करते हैं 11th चैप्टर की। और 11th चैप्टर में आपको बता देता हूं इस चैप्टर का जो कोर आइडिया है वो क्या है। कोर आइडिया फ्रेंड्स इसमें आपको ये बताना है कि जो लाइट होती है वो स्ट्रेट लाइन में मूव करती है, पहली चीज। दूसरी चीज आपको ये बताती है जब ये लाइट स्ट्रेट लाइन में मूव करती है और आप कोई मिरर प्लेस कर देते हैं उसके आगे तो वो रिफ्लेक्ट करती है, यानी कि मिरर लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। सिर्फ इतना सा बेसिक कॉन्सेप्ट है इसका। तो ये बेसिक ऑफ ऑप्टिक्स जो है ये आपको इस चैप्टर में बताया गया है। आइए उसको बात हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं। तो ये चैप्टर स्टार्ट ही होता है क्वेश्चन से। ये क्वेश्चन पूछता है कि हाउ डू यू थिंक वी सी द ऑब्जेक्ट, यानी कि ये कहता है कि विदाउट लाइट द थिंग्स कैन नॉट बी सीन। तो लाइट मदद करती है हम लोगों को ऑब्जेक्ट को देखने में, यानी कि ऑब्जेक्ट, अब ये कहता है कि कुछ ऑब्जेक्ट जो लाइट एमिट करते हैं उनको ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कहते हैं। उन्हीं ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट से लाइट आती है, किसी एक पर्टिकुलर चीज के ऊपर पड़ती है और वही लाइट फिर हमारी आंखों में पड़ती है और हम लोगों को वो दिखती है। तो ऑब्जेक्ट के लिए लाइट का होना बड़ा जरूरी है अगर हमें देखना है।
क्योंकि डार्क रूम में हम नहीं देख सकते। और चैप्टर नंबर 4 में इसने ऑब्जेक्ट के बारे में भी बताया था। तो 3 तरह के ऑब्जेक्ट जनरली आप लोगों को बताए गए थे और उसमें आप लोगों को बताया गया था कि ट्रांसपेरेंट, ओपेक और ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट होता है। ट्रांसपेरेंट सिंपल सा मतलब जो लाइट को पास होने देता है उसको ट्रांसपेरेंट कहते हैं। ओपेक जो बिल्कुल भी पास नहीं होने देता, राइट। और ट्रांसल्यूसेंट मतलब उसमें लाइट तो पास होगी लेकिन हम विजिबल क्लियर जो है, क्लियर विजिबिलिटी जो है वो हम लोगों को एक्चुअली में देखने को नहीं मिलती। इसका मतलब ऑब्जेक्ट और मटेरियल जो होता है वो ट्रांसपेरेंट हो सकता है, ट्रांसल्यूसेंट हो सकता है और ओपेक हो सकता है। ये एक्चुअली में आप लोगों को यहाँ पे बताया जाता है और ये डिपेंड करता है वेदर इट अलाउ द लाइट टू पास थ्रू इट कंप्लीटली, पार्सली और नॉट एट ऑल। तो यहां पे आप लोगों को ये बताया गया है। अब फ्रेंड्स यहां पे 2 कॉन्सेप्ट दिए गए हैं, एक पिन होल कैमरा का दिया गया है और दूसरा दिया गया है शैडो। और इन दोनों कॉन्सेप्ट से बताने की कोशिश की गई है कि ये जो लाइट होती है ये एक्चुअली में स्ट्रेट पाथ को फॉलो करती है। आइए जानते हैं। शैडो के लिए फ्रेंड्स आपको ये कहता है कि देखो अगर आप देखें तो शैडो जब बनेगी तो उसके लिए हमें पहले तो 2 चीजें चाहिए। एक तो हम लोगों को चाहिए सोर्स ऑफ लाइट और दूसरा चाहिए ओपेक ऑब्जेक्ट, ठीक है। क्योंकि शैडो बनती है तो ऑब्वियसली हमें एक ओपेक ऑब्जेक्ट चाहिए सो दैट वो लाइट का रास्ता जो है वो रोक सके। तो 2 चीजें हैं। और तीसरा चीज जो है फ्रेंड्स यहाँ पे क्या बताया गया है, तीसरा चीज ये बताया गया है कि इस पिक्चर के थ्रू समझिए, इस पिक्चर में ये बताने की कोशिश की गई है कि किस तरह से शैडो बनता है। तो अगर सोर्स ऑफ लाइट जो है किसी ओपेक ऑब्जेक्ट पे पड़ता है और इसके पीछे अगर कुछ भी नहीं है तो कोई शैडो नहीं बनेगी। इसका मतलब क्या है कि शैडो को बनने के लिए एक स्क्रीन का होना बड़ा जरूरी है। तो लाइट, ओपेक ऑब्जेक्ट और स्क्रीन, इट मस्ट। और ये तीनों चीजें अगर होंगी तो शैडो बनेगी। और यही कॉन्सेप्ट हमें बताता है कि लाइट जो है वो स्ट्रेट लाइन में मूव करती है, स्ट्रेट पाथ जो है उसका मूव होता है, यानी कि स्ट्रेट लाइन जो है वो स्ट्रेट पाथ जो है वो फॉलो करती है, ठीक है। तो ये 3 चीजें शैडो के लिए मस्ट होती हैं, क्योंकि अगर ये नहीं होंगी तो ये लाइट जो है पास करके जो है वो निकल जाएगी। तो जैसे ही ऑब्स्ट्रक्शन उसको मिल जाएगा, कोई स्क्रीन, चाहे वो वॉल हो, चाहे वो बिल्डिंग हो, चाहे वो कुछ भी हो, तो जब वो उसके सामने आ जाएगी तो क्या हो जाएगा, हमारे पास शैडो जो है वो हम बनना यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए ये कहता है कि thus the shadow can be seen only on the screen, the ground, wall or a room, a building or other such surface act as the screen for the shadow you observe in everyday life। यानी कि सिंपल से ये बताता है तो शैडो के बारे में। और यहीं से कॉन्सेप्ट निकलता है कि लाइट स्ट्रेट जो है वो एक्चुअली में मूव करती है। और दूसरा इसका एग्जांपल दिया है आप लोगों को यहाँ पे पिन होल कैमरा का। इसके थ्रू ये जो इमेज है इसके थ्रू बताने की कोशिश जो है वो एक्चुअली में आप लोगों को की गई है कि लाइट जो है वो एक्चुअली में स्ट्रेट पाथ जो है वो फॉलो करती है। तो यहाँ पे कहता है कि वी आर सीइंग the formation of the shadow and the pinhole image are possible only if the light move in a straight path। तो जब ये स्ट्रेट पाथ, और इस चीज को बताने के लिए यहाँ पे एक एक्टिविटी दी गई है कि अगर आप देखेंगे तो यस, इस लाइट को अगर आपके पास स्ट्रेट पाइप होगी तो यू कैन ऑब्जर्व दिस, लेकिन जैसे ही सर्कुलर होगी तो यहाँ पे आप इसको जो है ऑब्जर्व नहीं कर पाओगे। तो इसका मतलब सिंपल सा है कि लाइट जो होती है वो स्ट्रेट पाथ जो है वो फॉलो करती है। इसके बारे में आपको बताया गया है। तो इसका मतलब क्या है, दिस suggest that the light travel along the straight line, that is why when opaque object obstruct it a shadow is formed। तो जब ये स्ट्रेट लाइन जो है वो फॉलो करती है, ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है सिंपल सा कि लाइट हमेशा स्ट्रेट ट्रेवल करती है। देन उसके बाद आपको ये बताया गया है मिरर और रिफ्लेक्शन के बारे में। यहां पे बेसिक कॉन्सेप्ट दिया गया है और ऑप्टिक्स में आगे जो चैप्टर आएंगे वहां पे फिर आपको अंडरस्टैंड है। यहां पे बेसिक कॉन्सेप्ट, we all use mirror at home, you look into the mirror and see your own face inside the mirror, what you see is the reflection of your face in the mirror। तो light is passing straight, सामने मिरर है तो यस वो क्या करता है, फिर लाइट को रिफ्लेक्ट कर देता है, इसलिए हम लोग वहां पे देख पाते हैं। तो ये कहता है कि मिरर का सिंपल सा काम क्या है, दैट मिरर चेंज द डायरेक्शन ऑफ द लाइट दैट फॉल्स ऑन इट। तो लाइट ट्रेवलिंग अलोंग द स्ट्रेट लाइन एंड गेटिंग रिफ्लेक्ट फ्रॉम अ मिरर। तो जब लाइट जो है वो पास कर रही है तो यस उसके बाद वो रिफ्लेक्ट कर देती है। यहाँ पे आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो लाइट वाज ट्रेवलिंग इन द स्ट्रेट बट व्हेन यू पुट अ मिरर तो यस उसके बाद ये रिफ्लेक्ट हो जाती है। यहाँ भी आप देख सकते हैं तो ये लाइट जो है वो ट्रेवल कर रही थी, सामने ही आप मिरर लगा देंगे तो उसी की तरह की इमेज जो है यहाँ पे बता देता है। तो इसका मतलब मिरर जो है फिर कुछ इमेजेस फॉर्म करता है, वही हम फिर हायर क्लासेस में जनरली पढ़ते हैं।
तो इफ यू समराइज दिस चैप्टर, तो ये सिंपल सा आपको क्या बताता है कि ओपेक ऑब्जेक्ट डू नॉट अलाउ द लाइट टू पास थ्रू देम and the transparent object allow light to pass through them and we can see through these object clearly. Translucent object allow light to pass through them partially and shadow are formed when an opaque object come in the path of the light. Pinhole camera can be made with simple material and can be used to image the sun and brightly lit objects. Light travel in a straight line, simple, और mirror reflection give us a clear image. तो चैप्टर नंबर 10 और 11 जो है स्टूडेंट्स, ये बेसिक सा आइडिया आपको इन चीजों का देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप नोट्स के तौर पे भी इनको यूज कर सकते हैं, क्योंकि आने वाली क्लासेस में फिर ये कॉन्सेप्ट आगे बढ़ते रहेंगे, बड़े होते रहेंगे, जहां पे हम रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन जो है इन चीजों को समझेंगे और उनसे इमेज क्रिएशन की बात करेंगे। फिर देखेंगे किस तरह की इमेज जो है कौन सा ऑब्जेक्ट बनाता है, रियल इमेज कैसी होती है, वर्चुअल होती है। लेकिन यहाँ पे बेसिक कॉन्सेप्ट है कि लाइट का काम, लाइट स्ट्रेट जाती है, मिरर का काम है रिफ्लेक्ट करना, सिंपल सा, ठीक है। तो आज के लेक्चर में फिर इतना ही, मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन टेक केयर एंड हैव ए ग्रेट डे। थैंक यू सो मच।